इसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जी। वो मुझे बताते उनका पास्ट टाइम कि उनको भी आगे मैथ्स से ही स्टडी करनी थी, बट हुँ। फैमिली में इतना पैसा नहीं था कि जी। इंजीनियरिंग कर पाते, तो उन्होंने आर्ट्स से फिर पढ़ाई करी और नॉर्मल जो जी। बीए वगैरह किया है। जी। तो उनका जो मैथ्स को देखने का नज़रिया था, वो क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करते थे जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स में टीचर सॉल्व कराते, जी। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो उसको सॉल्व कर देंगे और बोलेंगे कि सॉल्यूशन ये है। लेकिन मेरे पापा उसी क्वेश्चंस को 2-3 टाइप से सॉल्व करके बताते थे। नमस्कार, लीड लैब में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से हम लोग हमेशा आपको कुछ नए-नए लोगों से मिलाते हैं, जो कि समाज में एक अपनी विशेष पहचान रखते हैं और जिन्होंने समाज में एक अपना जो है पॉजिटिव संदेश दिया है और जो उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो आइए आज हमारे जो मेहमान से हम मिला रहे हैं आपको, जिनका नाम है हिमेश निंबोरकर जी, जिन्होंने लास्ट ईयर 2024-25 में जो है लास्ट ईयर JEE जो है क्रैक किया है, जिनका कि 2400 2400 रैंक है और आज वो जो है IIT कॉलेज तिरुपति में जो है अपनी हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं उन्हीं के बारे में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं, आगे की चर्चा हम लोग इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हिमेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना एकदम संक्षेप में जो है अपना थोड़ा परिचय दें, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपका जो है फैमिली का जो एटमॉस्फेयर किस तरह का है, सारी चीज़ें। सर, मेरा नाम हिमेश निंबोरकर है और मैं एक्चुअली रहने वाला इच्छापुर का हूँ, बुरहानपुर इच्छापुर को। और मेरे फादर ड्यूटी के कारण नेपानगर शिफ्ट हुए थे। हाँ, मेरे फादर ड्यूटी के कारण नेपानगर शिफ्ट हुए थे, तो वहीं पर ही मेरी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। मैंने 1st to 5th क्लास वहीं पर ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी है। फिर उसके फर्दर मैंने एक नवोदय विद्यालय करके होता है, तो उसमें JNVST की एग्ज़ाम मैंने दी थी, तो उसमें सिलेक्शन हो गया था। फिर उसमें सिलेक्शन होने के बाद मैं JNV के अंदर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, JNV लोनी बुरहानपुर के अंदर। वहाँ पर मैंने 10th क्लास तक पढ़ाई करी। फिर उसके बाद 10th क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने 11th क्लास में वहाँ से निकलकर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया। और जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया और साथ में मैंने ट्यूशन गार्ड सर के SGM कोचिंग क्लासेस में स्टार्ट कर दी थी। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे माता पिता दोनों सरकारी टीचर हैं और दोनों एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर में रखते हैं। एक्चुअली जो साकात पॉजिटिव जो वे होता है घर में, बहुत अच्छा है कि मुझे हर चीज़ के लिए उन्होंने हमेशा से मोटिवेट किया है, कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने डिमोटिवेट नहीं किया। और जो स्ट्रीम चुनने की बात आई थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने फ्रीली मुझे ऑप्शंस दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वो हो सके फोर्स करें मुझे कि उनकी मनपसंद मनपसंद सब्जेक्ट लेने का, बट उन्होंने फ्रीली रखा। और वैसे ही सेम वो इस चीज़ को समझते होंगे। हाँ, कि किस तरह क्या एक्शन लेना चाहिए। हाँ, कि आगे मुझे ही जीना है, उन्होंने वो समझा। और वैसे ही बात कॉलेज की बात आई थी, तो जब काउंसलिंग के लिए मैंने फॉर्म भरे थे तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया कि अरे CS डिपार्टमेंट ही ले, EC कॉलेज में जा, ऐसा कुछ उन्होंने फोर्स नहीं किया। उन्होंने बोला जो तेरा मन है, जिसमें तुझे मन लगेगा, जो तेरी हॉबी है उसको फॉलो कर, ये था। और बहुत अच्छा माहौल है घर। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आपका फैमिली में भी काफ़ी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहा है एजुकेशन को लेकर। सर, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि जिस पेरेंट्स या गार्जियंस जिस प्रोफेशन में होते हैं, अक्सर बच्चे भी जो हैं उसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं। तो आपके पेरेंट्स एज अ टीचर्स हैं, तो आपको उनकी साइड से क्या प्लस पॉइंट मिला है आपकी फैमिली में? एज वी नो कि मेरे पेरेंट्स टीचर है,
तो उनकी तरफ से प्लस पॉइंट ये रहा है कि मुझे जो प्राइमरी एजुकेशन थी, जी जो 10th क्लास तक की जो एजुकेशन थी, उन्होंने उसमें बहुत हेल्प करी है। वो घर पर मुझे पढ़ाया करते थे। जी अगर वो ना पढ़ाते तो ना मेरा दिमाग उतना डेवलप होता और ना मैं कुछ कर पाता। जी मैं एक obviously। एज एवरेज स्टूडेंट रह जाता। उन्होंने मेरी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में बहुत बड़ा उनका हाथ है, ये जी। मानूंगा मैं। वेरी नाइस। सर जैसे कि आपने बताया कि तो सर आपने जैसे अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आपने कि हमें पता है कि जानकारी भी मिली है कि आपने JEE भी ट्रिक जो है क्रैक किया है। तो सर जब आप स्कूलिंग में थे, दैट मीन्स 8 9 10 में, तो पहले से ही आपने ऐसा कुछ ऐसा प्री प्लान था आपका कि मुझे ये स्टेप फॉलो करना है या इसके बाद इस तरीके से करना है और JEE करना है और देन ऐसा कुछ करना है, तो या प्री प्लान पहले से था या कुछ ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ या क्या, किस तरीके से सारी चीज़ पॉसिबल हो पाई हैं? हाँ, प्री प्लान तो वैसे कुछ खास था नहीं। 8th 9th 10th के अंदर तो कुछ उतना मैं तो ठीक ठाक सारे सब्जेक्ट्स को उतना ही देखता था जितना जी। देखना चाहिए। जी फिर उसके बाद में 10th क्लास के अंदर मुझे पता नहीं क्यों मैथ्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था उस टाइम पे। मैं आफ्टर 10th, हाँ, नहीं 10th क्लास के ड्यूरिंग टाइम में। एट द टाइम ऑफ 10th क्लास, हाँ, जब जब मैं आप 10th 10th कर रहा क्लास में था थे। तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था तब तक। अच्छा अच्छा। लेकिन इसके पहले मेरा मन था बायोलॉजी लेने का। जी तो मैंने पूरा ड्रीम बना के रखा था कि एज अ मैं न्यूरो सर्जन बनूंगा, यस करेक्ट। है ना। बट फिर उसके बाद 10th के अंदर मेरा मन चेंज हुआ कि नहीं, मैथ्स लेना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए। जी तो कंफर्म नहीं था मैथ्स लेके मैं क्या करूँगा, बट मैथ्स लेना चाहिए अंदर से आवाज़ आ रही थी। फिर घर पे बोला, घर वाले बोली कि लेगा, मैथ्स लेना है तो फिर उसके आगे क्या फर्दर स्टडीज़ करेगा, क्या करेगा। जी तो मैंने बोला वो देखेंगे, पहले मैथ्स ही लेना है अभी के लिए। तो फिर जी मैंने मैथ्स ली और उसका फिर पता चला कि इंजीनियरिंग होती है इसके अंदर, जी। उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। तो फिर इंजीनियरिंग के अंदर फिर मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू कि जैसे जैसे फिर आप मतलब आगे बढ़ते गए तो हाँ, नॉलेज फिर भी आते गया हाँ, और आइडियाज भी मिलते गए। कुल सर जैसे मिलाकर आप जो जी टेक्निकल चीज़ें रहती थी जी उसके अंदर शुरू से इंटरेस्ट बना रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, टेक्निकल चीज़ों के अंदर। टेक्निकल चीज़ों में मतलब आपका जो है काफ़ी इंटरेस्ट रहा है काफ़ी टाइम से। ऐसा जैसे अभी आपने बताया आपकी बातों में कि इन 10th क्लास में ही जैसे जो आपका जो है आपके मैथ्स को लेके जो आपकी क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ गई थी और काफ़ी उसमें इंटरेस्ट आने लगा था। तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि आपको जो है सडनली 10th में मतलब जब जाने के बाद आपको मैथ्स में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गई? तो कुछ ऐसा क्या उसके पीछे रीज़न रहा या आपने क्या ऐसा मतलब किया जिसकी वजह से सब पॉसिबल हो पाया? क्योंकि अक्सर वो देखा जाता है कि स्टूडेंट ऑलमोस्ट मैथ्स के नाम से थोड़ा-सा हेजिटेट करता है, तो उनको लगता है कि यार एक फ़ोबिया बन जाता है कि मैथ्स बहुत टफ है या हम नहीं कर पाएँगे। तो वहाँ पर आपकी मेंटालिटी कैसी रही? इसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जी, वो मुझे बताते उनका पास्ट टाइम कि उनको भी आगे मैथ्स से ही स्टडी करनी थी, बट फैमिली में इतना पैसा नहीं था कि जी। इंजीनियरिंग कर पाते। उन्होंने आर्ट्स से फिर पढ़ाई करी और नॉर्मल जो जी। बीए वगैरह किया है। जी, तो उनका जो मैथ्स को देखने का नज़रिया था, वो क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करते थे जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स में टीचर सॉल्व कराते। जी, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो उसको सॉल्व कर देंगे और बोलेंगे कि सॉल्यूशन जी। ये है। लेकिन मेरे पापा उसी क्वेश्चंस को 2-3 टाइप से सॉल्व करके बताते थे। वेरी नाइस। हाँ, तो वो जो दिमाग खुलता है ना, क्यूरियोसिटी जो बढ़ती है कि इसको इस तरीके से भी कर सकते, उस तरीके से भी कर सकते। तो ये चीज़ें तो मैंने इतना नोटिस नहीं करी। फिर आपको याद होगा कोविड आया था बीच में। यस तो करेक्ट, राइट। तब मैं 9th क्लास में था। यस। तो घर पे मेरे पापा ने मैथ्स में बहुत ज़्यादा बता दिया था। तो उसकी वजह से जो मैथ्स की छवि थी दिमाग में, वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी। फिर 10th आते-आते फिर बोर्ड्स के लिए मैथ्स पढ़ा ही मैंने। जी, बिल्कुल। तो उसके साथ ही वो हुआ ये था कि जैसे क्वेश्चंस आते थे, जी। तो 1-1, 2-2 पन्ने के लिए सॉल्यूशन जाते थे। हुँ। तो उतना दिमाग खोल दिया था कि वो आधे पन्ने के अंदर ही निपट जाता था। आधी कैलकुलेशंस मन के अंदर हो जा रही थी या उसी चीज़ को शॉर्टकट में निपटा के। जी। तो ये बहुत मीन्स मतलब आपके फादर ने इसमें आपको काफ़ी सपोर्ट किया कि जैसे किस तरीके से उसको मल्टीपल तरीके से हम लोग पार्टिकुलर किसी जो है
सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कि एक से ज़्यादा मेथड भी हम लोग उसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ईजीएस्ट तरीके से मतलब आपको पढ़ाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ा है। और एक चीज़ सर, जैसे कि आप शुरू से ही आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे, या कुछ ऐसे कुछ जो एक्सीलेंसी वाली बात आप में शुरू से थी? एक्चुअली मैं शुरू से एवरेज स्टूडेंट तो नहीं था। जी। शुरू से थोड़ा टॉपर वाली छवि रही थी, जी। बट फिर कॉलेज जाने के बाद मैं थोड़ा-सा मिडिल वेंचर थोड़ा आ गया था। अच्छा, अच्छा। क्योंकि स्कूल में तो टॉपर था ही मैं, लेकिन कॉलेज में हर तरह मतलब सारे जी। टॉपर्स थे और जी। ऑल इंडिया टॉपर्स थे, तो जी। उनके सामने थोड़ा-सा फीका फ़ीका हो गई। अच्छा, वेरी नाइस। सर, जैसे कि आपने बताया कि जैसे आपने, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई इस फ़ील्ड में अपना करियर ब्राइट करना चाहता है, या जेईई या नीट वगैरह, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जेईई के जो है क्रैक किए हैं, तो हम लोग अगर इसी को बेस बनाते हुए बात करें, तो अगर कोई जेईई करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? कौन-कौन से स्टेप्स उसको फ़ॉलो करना चाहिए, और किस तरीके की जो है उसको स्टडी करना चाहिए, और अपना टाइम मैनेजमेंट और जो है स्टडी शेड्यूल कैसा उसे रखना चाहिए? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, 10th के बाद वो एज़ अ डमी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। जैसे स्कूल के अंदर तो वो जी, जी, जी। हाँ, जैसे वो स्कूल सिर्फ नाम के लिए करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे बता रहा हूँ। जैसे जी। जो बड़ी-बड़ी जगह होती है, कोटा, इंदौर, यहाँ हुँ, पर, हुँ। तो वो स्कूल में बस एडमिशन करा देते, वहाँ जाते नहीं हैं और हुँ। दिन-दिन भर कोचिंग में जेईई का पढ़ाते हुँ, हुँ। और वहाँ अटेंडेंस मिल जाती, बस स्कूल पेपर देने चले जाते हैं जी, और बाद में कोचिंग, जी। फिर वैसे उनका हो जाती तैयारी। अच्छा। लेकिन मेरे केस में टोटली अपोज़िट था, क्योंकि मुझे मेरा एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हुआ था और वहाँ जी। कुछ ऐसा होता नहीं है। जी। वहाँ तो रोज़ स्कूल जाना पड़ता था। जी, मतलब यानी तो अटेंडेंस कंपल्सरी हाँ, रहती है। वहाँ तो था 75% अटेंडेंस कंपल्सरी है। तो मैं जब स्कूल जाता था सुबह-सुबह, हुँ, फिर उसके बाद आके दोपहर में कोचिंग रहती थी। हुँ। फिर शाम में 3-4 घंटा हुँ। पढ़ाई करता था जी। और मेरी पढ़ाई ऐसी होती थी कि थोड़ा स्मार्ट तरीके से, हार्ड तरीके से नहीं। जैसे स्कूल रोज़ ना जाते हुए हुँ। 1-2 दिन बीच में थोड़ा रेस्ट ले लेता था कि थोड़ा इसको भी सँभालना पड़ेगा। जी। क्योंकि आप देखो तो स्कूल और जेईई को आप साथ में थोड़ा-सा लेके चलना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। जी। स्कूल में थियरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जेईई के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी। तो दोनों को साथ में लेके चलना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। जी। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा कॉन्संट्रेट किया था मैंने, जी। स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर। जी। और केमिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल की टेक्स्ट बुक रेफ़र करी थी, एनसीईआरटी। हुँ। और बाकी फिज़िक्स के लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सर के कोचिंग के मॉड्यूल्स थी, जी। तो उनको सॉल्व करके टिपिकली जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। हुँ। हर वैरायटी के बारे में पता चलेगा फिर कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जी, करेक्ट। हुँ। सर, जैसे कि आपने बताया, और जैसे आप गाड़े सर की क्लास में भी आपने काफ़ी अपना 11th-12th यहाँ पे पढ़ा है, तो किस तरीके का सपोर्ट आपको यहाँ पे सर से मिला है, और क्या यहाँ का प्लस पॉइंट रहा है जिसकी वजह से आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है? क्या मतलब यूनिकनेस आपने इस क्लास में देखी है, और यहाँ का स्टाफ का जो है सपोर्ट आपको किस तरीके का रहा है? स्टाफ का सपोर्ट सर बहुत अच्छा था। जैसे आप मेरे 3 मेन टीचर थे। एक तो वसंत गाड़े सर जी। और फिर दूसरे थे अरुण गुप्ता सर जो फिज़िक्स पढ़ाते थे। जी। फिर उनके बाद सूर्य पंडित सर आए थे 12th के अंदर। फिर उसके बाद केमिस्ट्री के लिए विशाल सर थे। जो विशाल सर थे वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे पढ़ाई के लिए कि जैसे मेरी केमिस्ट्री कुछ खास हुई नहीं थी, तो मैंने उनको बोला था कि सर कुछ खास केमिस्ट्री हुई नहीं है। विशाल शाह सर। शाह जी। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, रात में आ जाना। तो रात में पढ़ाते थे, लिटरली रात में 9 बजे पढ़ाते थे। उनके बारे 9 में से मैंने भी बहुत सुना है, हाँ, विशाल शाह जी के बारे में। 9 से 12 बजे तक रोज़ रात में पढ़ाते थे। जी। तो उन्होंने केमिस्ट्री में मेरा बहुत हाथ बिठाया, स्पेशली लास्ट मोमेंट में उन्होंने जी। हाथ नहीं छोड़ा था। वैसे ही जो मेरे पुराने फिज़िक्स के टीचर थे अरुण गुप्ता सर, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे 10th में भी देखा था, तो वो बोलते थे कि तू पढ़ाई कर, 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 पर मैं उतना ध्यान नहीं देता था उस टाइम पे।
और फिर बाद में लास्ट में उन्होंने, और उनके जो क्वेश्चंस कराने के तरीके होते थे जी, वो दिमाग में पूरे छप जाते थे। और उनके नोट्स तो बहुत अच्छे थे कि अगर आपने उनके नोट्स देख लिए, उनके नोट्स से अगर आप सीरियसली चले गए तो जेई मेंस तो आराम से क्लियर है, आराम से जेई मेंस। जी, वेरी नाइस। और गाड़े सर के बारे में तो क्या ही बोलूँ, वो तो जी बिल्कुल, उनका तो ऐसा लगता है कि भगवान ही मैथ्स के। जी बिल्कुल, वो बिहाड़ी सर के लिए आज मतलब बुरहानपुर ही नहीं बल्कि पूरे बुरहानपुर ज़िले में अगर मैथ्स के लिए अगर कोई जानते हैं तो सबसे पहला नाम उन्हीं का आता है शायद। हाँ जी सर, जैसे कि आपने, हम जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को भी की जानकारी के लिए कि किस तरीके के नॉर्मली क्वेश्चंस जो है आते हैं, मतलब थोड़ा सा एक आइडिया के हिसाब से JEE आपने दी हैं तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं और पेपर का क्वेश्चन का पेपर पैटर्न किस तरीके का रहता है? जेई मेंस में मीन्स थोड़ा सा एक शॉर्ट में थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा एक उसका पूरा प्रोसीजर बता दें थोड़ा सा शॉर्ट में। जेई मेंस के अंदर एक्चुअली 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जी। तो फिजिक्स के अंदर ऐसे तो 20 क्वेश्चन MCQ आते हैं, हर सब्जेक्ट की बात करो, 20 क्वेश्चन MCQ और 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप रहते हैं। जी। मतलब जिसमें नंबर्स आएंगे, बाकी सब में MCQ, बाकी में नंबर से करना होता है। तो जो 10 क्वेश्चंस आते थे न्यूमेरिकल में, उसमें एक ऑप्शन होता है कि 10 में से कोई भी 5 आप चुन के कर सकते हो। जी। ठीक है, तो ऐसे 25 क्वेश्चन हो गए, 25 सबके हो गए। जी। तो 75 के, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। जी। अगर अटेम्प्ट किया सही निकला तो 4 नंबर का, और अटेम्प्ट किया गलत हो गया तो 1 मार्क्स कट हो जाएगा, -1। जी। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका 0। और एडवांस के अंदर वो तो सर अनप्रेडिक्टेबल रहता है, वो तो पेपर के दिन ही पता चलता है कि पेपर क्या आएगा। अच्छा, मतलब प्री प्लान ऐसा कुछ, जैसे एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो नहीं है, बट कुछ रहते हैं जो कॉमन रहता है। फॉर एग्जांपल उनका एक MSQ बहुत फेमस है, जैसे एक क्वेश्चन है जी, उसका आंसर, जैसे जेई मेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से उसका आंसर या तो A होगा या B होगा या C होगा या D होगा। जी। इसके अंदर जेई एडवांस के अंदर A भी हो सकता है, A B दोनों हो सकता है, या तीनों हो सकता है, ये कुछ भी अल्टरनेटिव होता है। जी। तो उसमें आपको इतना दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे मेंस के अंदर क्या किया कि ये तो नहीं हुआ, हम एजम्पशन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस डन कर देते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही होगा। लेकिन वहाँ पर ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और अगर गलती से भी गलत हो गया तो 2 नंबर माइनस हो जाएगा, और अगर सही हुआ तो 4 नंबर, उसमें बहुत चांस रहते हैं। और फिर थोड़े बहुत रहते हैं मैच द कॉलम वगैरह। बाकी तो जेई एडवांस का बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रहता है। और इसमें एक चीज़ और रहती है कि मेंस के अंदर स्पीड का ज़्यादा फोकस रहता है कि तुम कम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए। स्पीड का ज़्यादा मेन रहता है उसमें। जेई मेंस में जितने ज़्यादा नंबर आएंगे तो वो रहता है फ़र्क। और लेकिन एडवांस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप एक क्वेश्चन पर टाइम दे सकते हो, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि हो जाएगा तो उस पर आप टाइम दे सकते हो। और वो मेंस के अंदर ऐसा होता है कि आप जितना क्या कह सकते हो उसे, आप वो अटेम्प्ट यानी फुल मार्क्स पेपर होता है वो जेई मेंस कि आप उसमें आउट ऑफ ला सकते हो जी। पर यहाँ पर थोड़ा टफ हो जाता है जी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जी। अगर हम बोर्ड्स का लेवल और मेंस का लेवल तो दोनों हम सेम ले सकते हैं। अगर आप बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो मेंस के लिए भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मेंस के लिए तैयारी कर तो बोर्ड्स के लिए भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी जी। लेकिन अगर एडवांस के लिए कर रहे हो तो टोटली डिफरेंट चीज़ है, वो बहुत अलग है। तो उसके लिए आपको अलग से ही स्ट्रेटजी, अलग से ही अप्रोच बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या स्पेशल किया यहाँ पे, क्लास में या घर पर सेल्फ स्टडी की या क्लास में किया उसको, या किस तरीके से किया उसको? उसके लिए क्या किया था कि सबसे पहले तो मैंने टीचर्स के नोट्स फॉलो करे थे जो टीचर्स ने बनाए थे, जो टीचर्स ने दिए थे। उसके बाद फिर कोचिंग की मॉड्यूल्स आती थी जी। उसमें एक उसमें एक होता था DPP लेवल 1, 2, 3। तो उसमें से जब मैं मेंस एग्ज़ाम दी थी तब मैंने 1 और 2 ऑलरेडी कर ली थी, क्योंकि 3 बहुत ज़्यादा टफ थी तो उसको मैंने छोड़ दिया था कि इतना मेंस में आएगा नहीं, 1, 2 ही ठीक है। फिर एडवांस के लिए मैंने DPP लेवल 3 हर चैप्टर की कर दिया। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
जो पिछले साल आए हुए, जी, वो क्लियर। हाँ वो किए। फिर जब मैं थोड़ा रेडी हो चुका था, फिर उसके बाद में मैंने मॉक टेस्ट देना चालू करा था कि जी, हाँ कि रोज़ 6 घंटा बैठे, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम में, तो वो फिर पेपर 1 पेपर 2 दे के ऐसा अंदाज़ा लग जाता है कि पेपर का पैटर्न इस तरीके से होगा। कितना टाइम लगेगा, हाँ, सारी चीज़ें। प्रैक्टिस हो जाती है उसमें जी। मॉक टेस्ट देने से। सर मैं ये जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए थे उसमें? जेईई मेंस के अंदर मेरी रैंक थी 6183 जी, और एडवांस में मेरा स्कोर था 80 मार्क्स जी, और उसमें मेरी कैटेगरी रैंक बनी थी 2414। वेरी नाइस। सर जैसे जब आपने जेईई क्रैक किया तो कैसा आपको महसूस हो रहा था? क्या आप फ़ील कर पा रहे थे? और कौन-सा कॉलेज आपको मतलब मिला है उसके बाद? तो फ़ील करना तो बहुत स्पेशल फ़ील कर रहा था कि एक्चुअली हर किसी को मौका नहीं मिलता कि आईआईटी में जाने के लिए, जी, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, वो बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगा या शायद ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन होगा, बट हो गया वहाँ पर। मैं भगवान का यानी शुक्रगुज़ार हूँ कि बढ़िया हो गया। और उसके बाद मुझे आईआईटी तिरुपति के अंदर मैकेनिकल ब्रांच मिली। वेरी नाइस सर। सर आगे इसमें किस प्रकार का जो है करियर है इसमें थोड़ा-सा इस पे बताएँ? इंजीनियरिंग में जी, जैसे जो आप कर रहे हैं आईआईटी तिरुपति से, जब वहाँ से पास आउट होने के बाद में आप किस तरीके का फ्यूचर आप देखते हैं आपका? फ्यूचर तो सर वहाँ से स्कोप बहुत ज़्यादा है, जी, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे उसमें एक्चुअली 3 मेन सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर आप प्लेसमेंट्स होते जी, जो बिल्कुल, कैंपस प्लेसमेंट प्लेसमेंट्स होते हैं। कैंपस प्लेसमेंट। हाँ, एक वो होता है, एक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होता है जहाँ से, जी, ठीक है? और उसके बाद एक आता है स्टार्टअप्स के लिए। जी, अभी मैं स्टार्टअप्स पे तो फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जॉब ही करूँगा, बट कौन सी करूँगा ये अभी कंफर्म नहीं है अभी के जी, लिए। जी, वेरी नाइस सर। सर ये जो सारी आपकी जो सक्सेस है, आपको जो अचीवमेंट्स मिले हैं, जो भी आप अपने मेहनत से ये सारा चीज़ें पॉसिबल कर पाए, इन सबका क्रेडिट आप किस-किस को देना चाहेंगे? सर मेरे पेरेंट्स को जी, और मेरे टीचर्स को, बस यही लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया है एंड तक। जी, वेरी नाइस सर। सर इसी के साथ हम लोग थोड़ा हमारी बात को कंक्लूज़न की तरफ ले जाते हैं और सर मैं एक जो हमारे जो युवा साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो है अपनी स्टडी कर रहे हैं, 11th-12th में हैं या हायर स्टडी कर रहे हैं या हर किसी का कुछ ड्रीम्स होता है अपने लाइफ़ को लेके। तो इस जो है स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए आप आपकी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो सर मैं यही देना चाहूँगा कि ये मत सोचो कि 3 घंटे काम कर रहे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा, भले आप उसमें फ़ेल हो गए, पास हो गए, वो बात की बात है। बट जब रिज़ल्ट आएगा तब आप सैटिस्फाई रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप फ़ेल हो गए जी, और फिर बाद में आप बोले कि अरे थोड़ी और मेहनत करनी थी, ये वो। तो वैसा सा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप शुरू से इतना करके चलो कि बाद में वो देखना ना पड़े। और अगर आया भी, ऐसा अगर आप फ़ेल हुए भी, तो आपके मन में ये तो रहेगा, हाँ मैंने ट्राई किया था, बट नहीं हुआ, अब क्या कर सकते हैं। तो इस हाँ, एक गिल्ट नहीं रहना चाहिए अंदर। अपना 100% देकर हाँ। अपना लेवल पे बेस्ट ट्राई करना चाहिए। हुँ। वेरी नाइस सर। जैसा कि हम सब लोग देख पा रहे हैं कि हमारे साथ जो सर बैठे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है स्कोर किया है और काफ़ी मेहनत करके जो है आगे बढ़े हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर करने के बाद जो है इन्होंने इन्हें गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज तिरुपति में एडमिशन मिला है और हम इनके जो है उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि ये अपने जो है भविष्य में काफ़ी सफल हो और समाज का, देश का नाम रोशन करें। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि जो हमारा जो लीड लैब है जिसके थ्रू हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ हमारे मंच के लिए आपका अनुभव कैसा रहा है और कैसा आप महसूस कर पा रहे हैं हमारे इंटरव्यू के लिए? मुझे तो लगा था कि बहुत अनकम्फ़र्टेबल होगा मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट जी। टाइम है। बट आप लोग इतने फ्रेंडली हो, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। स्टाफ तो बहुत फ्रेंडली है जी, और मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मिल रहा है। तो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। ये थे सर निम्बोरकर जी,
जिन्होंने अपना काफ़ी आशा कर सकते हैं कि बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया और जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इन्होंने अपने विचार रखे, जिससे कल कि हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि समाज में इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा असर पड़ेगा और काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी युवा जो है इसे सकारात्मक लेंगे और इससे बहुत कुछ सीख हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।